नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव से जुड़ी महाराष्ट्र की राजनीति से। यार अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा शरद पवार जी के बारे में, जिनको लेकर काफ़ी जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में उनके सियासत को लेकर जो है काफ़ी घमासान मचा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि शरद पवार जी बीजेपी के साथ में आना चाहते थे, बीजेपी के साथ में हैं और बीजेपी के साथ में रहेंगे, और उन्होंने आज जो उन्हें खारिज भी कर रहे हैं। और दूसरे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आशीष शेलार जो अध्यक्ष हैं मुंबई को, खुद कह रहे हैं कि 2017 और 2019 में पवार साहब खुद आना चाहते थे, लेकिन हमने जो है उसको थोड़ा सा रोक के रखा था। क्या है पूरी राजनीति, इसी पर चर्चा कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल तत्ते जी से, और जान लेते हैं कि पवार साहब का लोकसभा में किस तरह का जो भूमिका चल रही है। क्योंकि वो बोलते हैं वो होता नहीं है, जो कहते हैं वो होता नहीं है, और जो नहीं करते हैं वही होता है। तो उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा विधानसभा चुनाव में उनकी जो गणित है और जो उनके दिमाग है, जो उनके सियासी है, किस तरह की तैयारी है उनकी। सर आप क्या मानते हैं? सर पवार साहब के बारे में जितना भी कहो उसका उल्टा ही होता है। तो हम तो उल्टा नहीं बोलेंगे, हम उनके अंदर उल्टा क्या चल रहा है वो निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को क्या बताना चाहेंगे सर? सर पहली बात तो है जी कि पूरे देश में जी नंबर 1 का कोई अगर झूठा और अपनी बातें जो है वो जो बोलेगा उसके खिलाफ ही करेगा, ऐसा अगर कोई आदमी है तो वो है शरद पवार जी। शरद पवार के ऊपर किसी का भरोसा नहीं, ना इंदिरा गांधी का था ना सोनिया गांधी का है। उनको पंतप्रधान बना सकती थी, इंदिरा गांधी भी बना सकती है, मैंने सोनिया गांधी भी बना सकती थी जी। नरसिंह राव की जगह वो बनाते पॉसिबल था, मगर उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि उनको मालूम था कि ये पार्टी भी कब्जे में ले लेगा, पूरी कांग्रेस हमको भी हकाल देगा। मतलब उनको इटाली में, क्योंकि उन्होंने बगावत जो 1999 में की वो तो इस मुद्दे पर की कि सोनिया गांधी फॉरेनर है। कभी उन्होंने कुछ कौन से मुद्दे पे वो कायम रहे नहीं। उनको जब लगा कि प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा तब उन्होंने ये वर्ड यूज करके सीधा वहां से भाग कल्टी कर लिए नहीं। और उस मुद्दे पे कांग्रेस तोड़ी। अब ये बोलते हैं ये गद्दार वो गद्दार, इन्होंने तो खाली इटालियन के एक मुद्दे पे कांग्रेस तोड़ी थी और फिर ज्वाइन भी हो गए। आपने सरकार बनाई 3 बार सर महाराष्ट्र में, और केंद्र में लगे रहे लगातार। झूठों का सरताज निकला बोलती है ना वो एक नायिका, वैसा ये झूठों का सरताज ही है। सर कैसे है ना कि ये बीजेपी में जाने वाले थे, ये पक्का है। अमित शाह उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, फडणवीस के साथ बातचीत हुई थी, फडणवीस भी वो शामिल थे वो पूरे जो कुछ चल रहा था उसमें। इनका प्रॉब्लम जहाँ तक मैं जानता हूँ इसमें हुआ कि सुप्रिया मानती नहीं थी, ये जाने के लिए तैयारी थे जी, मगर सुप्रिया ने बोला कि नहीं मुझे बीजेपी में नहीं जाना है। सर अभी ऐसा है कि वो बात बताऊंगा तो सर मुझे नहीं मार पड़ेगी मगर आपको पड़ेगी। क्यों पड़ेगी सर? सर सुप्रिया का एक भावनिक ऐसा इशू है। अब आप कोई प्रतिक्रिया मत देना प्लीज। नहीं दे रहा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं आप ही बोल रहे हैं जी। मैं एक ऐसा राज खोल रहा हूँ कि दिल्ली के राजनीति में इसकी बहुत चर्चा हो चुकी है और बहुत सारे लोग जानते भी हैं उसके बारे में। तो एक भावनिक इशू है उनका, सुप्रिया जी का, तो उसकी वजह से वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती। कुछ है प्रॉब्लम उनका, पर्सनल है, निजी एकदम भावनिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो नहीं जाना चाहती। इसका एक भी धागा मैं खोल दूंगा तो नहीं अच्छा होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे कि ये कह के तुमने क्या साध्य किया, ये तो पर्सनल मामला है उनका और पर्सनल मामले में तुमको। मगर मैं ये खाली इशारा क्यों कर रहा हूं कि एक तो राजकीय परिक्षेत्र में ये सबको मालूम मामला है, और दूसरी बात ये है कि उसकी वजह से वो बीजेपी के साथ जाने के लिए मना की है, तो वो पॉलिटिकल मामला हो गया। बिल्कुल, एक तरफ आप पर्सनल मामला बोलते हैं। सर आज की तारीख में ऐसा बहुत हो गया है कि पॉलिटिकल और पर्सनल मामले की सीमा रेखा बहुत एकदम ऐसी आप मान नहीं सकते। अभी अजीत दादा की बीबी, उसको इन्होंने कहा शरद पवार जी ने उनके स्वभाव की तरह कि भाई ये तो ओरिजिनल पवार नहीं है, बाहर गई है। हाँ, तो असल में ऐसा कि अभी सुड़े पवार कहाँ रही है? सुड़े भी तो सुड़े हो गए ना, बाहर की। तो वो सुड़े होने के बावजूद पवार है।
और ये पवार होने के बावजूद पवार नहीं, सुनेत्रा, ये सिर्फ सर पवार साहब बोल सकते हैं, दूसरा कोई बोल नहीं सकता। इतनी उद्धटता और इतना उन्माद और इतना झूठ मूठ का कुछ भी बोलते रहो बस, और लोगों को विभ्रमित विचलित करते रहो। अभी ऐसा हो गया है कि वो जो कचरा जगह जगह पे पड़ा था, वो कचरा अपने डस्टबिन में भर रहे हैं राष्ट्रवादी के। उनके पास जो जाने वाले लोग हैं सर, कल तक उनका नाम तक लोगों ने नहीं सुना था। पुराने आमदार, पुराने खासदार, कहीं पे कोने में पड़े हुए लोग उनको उठा के दिखा रहे कि भाई मेरे पास ये आया, मेरे पास ये आया, ऐसा ही चल रहा है उनका। और अमित शाह और फडणवीस के बारे में मैं अमित शाह जी की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ। मगर वो जिस तरीके से बोल रहे हैं, इसके उद्धव के बारे में भी उन्होंने बोला है, वो अलग वीडियो करेंगे हम लोग। और शरद पवार जी के बारे में भी उन्होंने बोला है कि इनकी सब बातचीत हो गई, मंत्रिमंडल हो गया, महामंडल हो गया, सब हो गया था, वो भी बोले हैं। और 2.5 साल का इनका कांग्रेस इसमें आना, बीजेपी में आना तय था। 4 बार हुआ, एक बार भी नहीं, 4 बार भी हुआ। मगर 2014 में समर्थन भी दिया था, 2014 में सर। हाँ नहीं, 2014 में समर्थन भाजपा अकेली सरकार बनाई थी तो सर, कैसे कुछ महीने के लिए। ये कैसे है ना कि शरद पवार की नीति हमेशा ये रही है कि दूसरे के इसमें ऐसा कोई कांटा चुभा दो कि उसकी पनौती लग जाए। अभी उस समय उनको शिवसेना को पनौती करना था। हाँ। कि शिवसेना ने एक पोजीशन ली थी बार्गेनिंग की कि हम यहाँ बैठे, तुम यहाँ बैठे हो, हम सपोर्ट नहीं देंगे तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो उस समय इनके जिनमें ही वो विषय है ना, विषय कन्या होती है, ऐसा विषय पुरुष है ये। तो उन्होंने सोचा कि अभी शिवसेना की परमानेंटली वाट लगानी है अपने को, तो ये अच्छा मौका है। ये सरकार को सपोर्ट करते हैं तो शिवसेना जब इनके साथ जाने वाली है तो बार्गेन नहीं कर सकेगी। और वही हुआ पूरी तरह से। हाँ, शरण ही गई ना। जो खाते दिए वो लिए, ये किया वो किया, अपमानित कर दिया उनको। ये शरद पवार की चाल थी जो शिवसेना कैसे भूल सकती है, मेरे को तो समझ में नहीं आता। उद्धव जी समझना चाहिए, समझना चाहिए। तुम्हारा 2014 में तुम्हारी वाट लगाने वाले तो राष्ट्रवादी थे। शरद पवार खुद थे, उन्होंने ये किया। और दूसरी बात यह है कि अभी आज अजीत दादा पवार ने बोलो, सर शरद पवार और अजीत पवार में से दोनों ही झूठ बोलने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों झूठ बोलते हैं। और ज्यादा झूठ कौन बोलता है? ज्यादा झूठ तो शरद पवार साहब बोलते हैं। उनकी तुलना में ये अभी बच्चा है कुछ झूठ बोलने में। अजीत दादा ट्रेनिंग वही से, ट्रेनिंग वही से, स्कूल वही है, वो प्रिंसिपल है, ये स्टूडेंट है जी, या टीचर हो गया अभी, ज्यादा से ज्यादा इसको बोल सकते हैं। मगर सर इसमें ऐसा है कि शाह जो बोले हैं ना, उसकी खुन्नस शाह जी के मन में पक्की रहेगी। वो सर मैं बोलता हूँ, इस अभी जो नई बात है सर, 2-3 दिन में नहीं आ पाया, आपको मालूम है, पर्सनल रीजंस थे, तो कुछ फिर हॉस्पिटल के चक्कर ही थे। तो सर ऐसे थोड़ा सा झनक मिला है कि अमित शाह ने बोला है कि शरद पवार को अगर पॉलिटिकली ख़त्म करना है तो यही लास्ट मौका है, इसमें ख़त्म ही करना है उनको। शरद पवार का एक भी आमदार अगर खासदार अगर नहीं आता है तो परमानेंटली ये सरदर्द निकल जाएगा। तो पूरी तैयारी है उनकी। हाँ नहीं, उन्होंने ठान ली है जी कि जरूरत पड़ी तो किसी और को मदद करेंगे। किसी और को मतलब किसी अपक्ष को भी मदद कर सकते हैं या किसी और को कर सकते हैं। बहुत से रिबेल खड़े हो जाएंगे। हाँ नहीं, रिबेल भी है, रिबेल को मदद नहीं करेंगे। वो सर क्या है ना, अमित शाह बहुत धूर्त और चतुर है, वो ऐसे आदमी को मदद करेंगे कि जो इनको गिरा के चुन के आएगा। सर अपक्ष को, बंडखोर को मदद करने में इस बार कोई मतलब नहीं है, वो सब गिरने वाले हैं, डिपॉजिट जाने वाला है सबका, जितने भी बंडखोर है डिपॉजिट जाएगा। मगर सामने अगर अभी औरंगाबाद की बात है, औरंगाबाद में शिवसेना का खैरे है, उधर जो कैंडिडेट शिंदे गुट का खड़ा है वो अपना मंत्री, तो वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो खैरे को मार सके। मगर जलील को अगर शरद पवार अंदर से मदद करते हैं, क्योंकि वो मुसलमान है और इनको मुसलमानों के बारे में, बिना टोपी वाला मुसलमान नहीं है ये तो बिना दाढ़ी और बिना टोपी वाला, तो सर इम्तियाज जलील को मदद करने वाले शरद पवार है। आप देखो जी, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील चुन के आएगा एमआईएम का। वो कैसे आएगा? ये इन दोनों के लफड़े में तो आएगा, मगर शरद पवार की जो कांग्रेस है राष्ट्रवादी, वो इम्तियाज जलील को मदद करेगी, क्योंकि उनको ठाकरे को भी खत्म करना है और शाह को इनको खत्म करना है।
शरद पवार को, ये खत्म वाली बात है। इसके लिए अभी आज फडणवीस भी उतरे हैं उसमें, फडणवीस ने भी बोला है। एक बात है कि फडणवीस है ना वो कैसे है ना कि वो धर्मराज है, वो जहां तक हो सके प्रिंसिपली झूठ नहीं बोलते, मगर वो आधा सच बोलते हैं। वो महाभारत में जैसा बोला कि अश्वत्थामा मर गया किंतु हाथी वो नहीं सुनाई दिया, नहीं, वो जानबूझकर, जैसे ही सर उसमें भी कृष्ण की कला है सर। क्या बोला है, ये बोले कि अगर धर्मराज बोलता है कि अश्वत्थामा मर गया तो इसका मतलब सच है। सच है। फिर मैं जीना नहीं चाहूंगा। तो अभी इतने महायुद्ध में, इतने हलकल्लोड़ में कौन किसकी कैसे सुनता है मुझे मालूम नहीं है, वो सब अभी महाभारत काव्य ही है, महाकाव्य। और उसमें ऐसा लिखा है कि भाई उन्होंने बोला कि अगर धर्मराज बोलता है कि अश्वत्थामा मर गया तो वो मर गया, फिर मैं जो प्राण त्याग करना है करके द्रोणाचार्य ने अपना ये कर लिया था। तो भगवान कृष्ण ने उसको बोला कि धर्मराज, मैं एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है उसको मार दे। हाँ, अब तुम यही बोलो, और तुम बोलो अश्वत्थामा मर गया। नरोवा कुंजरोवा, कुंजर मतलब हाथी, ये जो नरोवा कुंजरोवा है वो तुम जब बोलोगे तब मैं शंखनाद करूंगा, शंखनाद करूंगा। तो शंख जब बजाऊंगा तो वो नरोवा कुंजरोवा इसको सुनाई नहीं देगा, और वो ये सोचेगा अश्वत्थामा मर गया और वो हथियार डाल देगा। कृष्ण भी बड़े उस समय के देवेंद्र फडणवीस ही थे सर। तो धर्मराज ने बोल दिया अश्वत्थामा मर गया, तो ये सुनने लगे। वो नरोवा कुंजरोवा इसने शंखनाद करके उसमें डुबो दिया। तो फडणवीस भी वैसे ही है, वो धर्मराज और कृष्ण की दोनों की ये करते हैं। वो आधा सच बोलते हैं, आधा झूठ जो है वो बोलते नहीं है, मगर लोग आधे सच के आधार पर। सर वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा बीजेपी का और इनका हो गया था, ये सच है, मगर जिस तरह से हो गया था उसमें सर काढ़ी है। इनका और पवार साहब का जो हुआ था उसमें पवार साहब ने उनको ये बोला था कि तुम दिल्ली जाओगे, और महाराष्ट्र में तुम, क्या है ना, ये ब्राह्मण नहीं चाहते थे वो इधर। तो उनका कंडीशन एक था जो फडणवीस साहब बोले नहीं है, मगर आज पवार साहब बोले जी, और अजीत दादा ने भी उसको सम्मति दी है। वो बोले कि तुम इधर लुटबुड़ मत करो, तुम दिल्ली चले जाओ और महाराष्ट्र हमारे लिए छोड़ दो, फिर हम पैचअप करते हैं। मतलब एक पहलू जैसा इसका है सुप्रिया का, वैसे शरद पवार का भी है। वो चाहते थे कि ये निकल जाए यहाँ से, फडणवीस मेरे हाथ में पूरा महाराष्ट्र दे दो, ऐसा उनका ये था। तो उसके ऊपर भी अभी फडणवीस आज बोले हैं कि ऐसा कुछ ये नहीं था, मैं दिल्ली जाने का सवाल ही नहीं था, मैं महाराष्ट्र में ही रहने वाला था। मगर जरूरत है ना सर महाराष्ट्र में फडणवीस, जरूरत है। फडणवीस साहब की जरूरत तो है ही, आज भी है, कल भी है, वो बात अलग है। मगर सर इसमें मेरे को प्रॉब्लम ये है कि जरूरत महाराष्ट्र महसूस करता है फडणवीस साहब की, मगर अमित शाह करते हैं क्या? करते हैं? लगता तो नहीं है सर। बड़ी बात हो गई ना सर। अगर फडणवीस जी को महाराष्ट्र में इतना बुलंद करना था तो सर अमित शाह, ये जो अभी तक थाना का डिक्लेयर नहीं हुआ, यहाँ का डिक्लेयर नहीं हुआ, वहाँ का डिक्लेयर नहीं हुआ, ये का चल रहा है, वो नहीं होने देते थे। वो चाहते हैं कि फडणवीस के वीकनेसेस भी एक्सपोज हो जाए, कि वो शिंदे साहब को मना नहीं सकते। सर हो गया एक्सपोज। तो फडणवीस साहब को वीक करने वाले 2-3 ताकत है अभी, एक शरद पवार, एक उद्धव ठाकरे और तीसरे अमित शाह कर रहे वीक सर। अगर मैं बोलता हूं अगर फडणवीस जी को फ्री हैंड दिया जाता तो शिंदे साहब को मना के सब कुछ कर लेते थे सर। इसका नारायण राणे का हमने 8 दिन पहले ये जिक्र किया था कि उनको टिकट मिल गया है सर। दुनिया को पता चलने के लिए 8 दिन गए ना। और मैंने कोट कैसे किया था कि अभी अभी मैंने तो आपके इसमें बैठे तो बोला 1 मिनट पहले अमित शाह जी का फोन आया, उन्होंने बोला तुम्हारा टिकट कंफर्म हो गया है। मगर अमित शाह ने टिकट कंफर्म करते करते उनको ये बताया कि ये बात अभी मत भरो किसी को, और अपने तक पहुंच गई। हमने बोल दिया, कोई कंफर्म करने को तैयार नहीं था, आखिर में वही हुआ सर। वैसे ही मैं बोलता हूं कि फडणवीस साहब के बारे में भी ऐसा है कि उनको अगर फ्री हैंड दिया जाता था तो शिंदे साहब को उनका ये जो अभी तक पेंडिंग है ना, उसमें कुछ नहीं रहता, वो मना लेते थे। मगर ऐसा है कि दिल्ली वाले जो है, ये मैं गौप्य स्फोट कर रहा हूँ, एक तरह से शिंदे साहब को उचका रहे भी
मराठीत आम्ही उत्सुक कोवळे बोलतो ना त्याला, आप हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे। मतलब इनको भी बोल रहे कि तुम पक्के रहो, छोड़ो मत, और इनको बोल रहे कि पैचअप करो। उनको भी मुसीबत में डाले हैं सर। आप सोचो शिंदे किसके बल पे नाच रहे, कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ताकत है सर। उनकी जो पार्टी है जी, उसको ये उद्धव को जो भावनात्मक आह्वान है वो नहीं है। उनके जो लोग हैं वो सिर्फ सत्ता के लिए आए हुए हैं। उनमें से एक आध दूसरा है जो शिंदे साहब का खास है करके आया है जी, बाकी तो सब सत्ता के लिए आए हैं। विधानसभा में तो अभी तो पैचअप जो कर रहे हैं शिंदे साहब, वो हर एक में बोल रहे हैं, जिनका अभी भुवना गौड़ी का किया, इसका किया, कि भाई तुमको विधानसभा में टिकट देके मंत्री करेंगे, कैबिनेट करेंगे। शिवतारे को क्या दिया है प्रॉमिस, ये तो प्रॉमिस पे चल रहा है। तो ये सब स्वार्थी ही है उनके साथ जो है वो। मगर उनमें ताकत देखो कितनी है कि फडणवीस और बीजेपी को वो धुतकार के बोले नहीं ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। किस बल पे कर रहे, ये अमित शाह जी के बल पे कर रहे। तो फडणवीस वीक वहां पड़ते हैं। मगर सर शरद पवार तो झूठे ही है, इसलिए उन्होंने बीजेपी जाने की बात की होगी। सर कभी कभी क्या करते हैं ना, वो एक ऐसा बात करते हैं कि जिसकी वजह से उनके ऊपर होने वाली कार्रवाई थोड़ी सी धीमी पड़ जाए। अब ये सुप्रिया को भी लपेटने की बातें हो रही थी कि सिंगापुर में उसका जो व्यवहार है। सर अभी क्या है ना, एक एक के ये निकलने लगे हैं। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के बारे में केनेडी ने बोला था, अगर आपका बाप का पता नहीं है तो आप इलेक्शन में अध्यक्ष पद के लिए अमेरिका में खड़े हो जाए, मीडिया आपका बाप भी ढूंढ के आपको देगा नगर पता नहीं। जी, जी। सर ऐसा ही है सर। अभी तक किसी को मालूम नहीं था कि सुशील कुमार शिंदे जी की बेटी जो है प्रणीति शिंदे, उसका अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में इतना बड़ा कारोबार है। सर मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे भी मालूम नहीं था कि अरे बाप रे सर, वो वहां की बड़ी उद्योगपति है, अब्जावधि रुपयों का व्यवहार है उधर उसका, मगर किसी को पता भी नहीं था। अब ये किसी ने बोल दिया कि इनका तो अफ्रीका में इंटरेस्ट है, इनको यहाँ कहाँ है। और ये तो गलती हुई है, सुशील कुमार शिंदे जी को चाहिए था कि उसको बीजेपी में भेज के ये कर दे। ठीक है, वो उनकी पर्सनल मैटर, मगर सर शरद पवार के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। इसमें अमित शाह और फडणवीस सच बोल रहे कि ये बीजेपी में जाने की ये कर रहे थे, पहल कर रहे थे, और आखिर में सुप्रिया की वजह से और थोड़ा अपने कुछ उनकी मर्यादा है उसकी वजह से, और उनको पंतप्रधान पद का सपना भी एक तरफ से दिखता है ना। हाँ, बूढ़ा हो गए, थक गए, ऐसा कुछ नहीं है ना। नरसिंह राव तो सर उठ नहीं पा रहे थे जब उनको रामटेक में जबरदस्ती खड़ा किया गया, और बाद में तो प्रधानमंत्री बने इनके वजह। तो कुछ भी वो सोचते हैं। तो आज की तारीख में ये बोलेंगे कि 100% अगर झूठ महाराष्ट्र में कोई है तो वो शरद पवार है, 70% झूठ अगर कोई है तो वो अजीत दादा है, परसेंटेज है ना उसका, और 50% झूठ अगर कोई है तो फडणवीस। धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग क्या मानते हैं इस पर, इस चर्चा पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और लोकसभा चुनाव जुड़ी हर खबरों को हम जो है आप तक पहुंचाने का हम पूरा काम करेंगे। लेकिन उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आप हमारे साथ बने रहें और आपको खबरें मिलते रहें। थत्ते साहब का भी चैनल है, अनिल गगन बेरी थत्ते। अभी 4-5 दिन से मैं तो मराठी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए जो है करेंगे, अभी थत्ते साहब का जो वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, लोकसभा चुनाव की हर खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।